अपने पति के अंतिम संस्कार के बाद 80 वर्षीय महिला अपने बच्चों की योजनाओं को देखकर दंग रह गई। मेरे पति को गुजरे 40 दिन भी नहीं हुए थे। जयपुर का छोटा सा घर अभी भी धूपबत्ती से भरा हुआ था और गली के आखिर में स्थित मंदिर से मंत्रोच्चार की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। मैं अभी अपने पति को खोने के दर्द से उबर भी नहीं पाई थी कि एक और दर्द ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं फिर से गिर पड़ने वाली हूँ। पिछले कुछ दिनों से आधे बंद कमरे से मैं अपने बेटे राहुल और बहू मीरा की फुसफुसाहट को धीरे धीरे सुन पा रही थी। पहले तो मुझे लगा कि वे बस खाने पीने, कपड़ों और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक मेरे कानों में पड़ने वाले हर शब्द से मेरा दिल दुखने लगा। वे मुझे किसी वृद्धाश्रम में भर्ती कराने की योजना बना रहे थे। रात में एक बातचीत मेरी बहू ने बहाना बनाया कि वह कपड़ा कंपनी में काम में व्यस्त है और उसके पास बुजुर्गों की देखभाल करने का ना तो समय है और ना ही अनुभव। मीरा ने अपने पति से कहा, माँ को किसी नर्सिंग होम में डाल दो, वहाँ उनकी अपनी उम्र के दोस्त होंगे, वह अब अकेली नहीं रहेंगी। माँ की देखभाल करने का यही सबसे अच्छा तरीका है और हमें भविष्य की योजना बनाने के लिए भी खाली समय मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात, तभी हम यह घर बेचकर बिजनेस के लिए पूंजी जुटा पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह तकलीफ झेले। यह सुनकर मैं दंग रह गई। और भी ज़्यादा दुख हुआ जब राहुल, जिस बेटे को मैंने जन्म दिया, न कोई आपत्ति जताई ने उसने बस धीरे से जवाब दिया, मुझे और वक्त दो। माँ को मनाने का कोई तरीका ढूंढने के लिए अपने 80 साल के जीवन में मैंने कभी इतना तिरस्कृत और मीन मेख निकाला हुआ महसूस नहीं किया। घर जीवन भर की यादें, यह घर, इसकी हर ईंट, हर छत की टाइल मेरे और मेरे पति के पसीने और आंसुओं की निशानी है। यह न सिर्फ एक आश्रय है बल्कि जीवन भर की यादें भी हैं। राहुल का जन्म, विलाप, दिवाली के वे त्यौहार जब पूरा परिवार तेल के दिए जलाने के लिए इकट्ठा होता था, वो जब मेरे पति बरामदे में बैठकर भगवत गीता पढ़ते थे। लेकिन बच्चों के लिए यह सिर्फ एक संपत्ति है जिसे आसानी से पैसे में बदला जा सकता है। कई रातें मैं बिना सोए करवटें बदलती रही। मुझे अपने बनाए घर में खोया हुआ सा महसूस हुआ। मैं सोचती थी कि अगर मेरे पति मर भी गए तो कम से कम मेरे पास एक बेटा और बहू तो होंगे जिन पर मैं भरोसा कर सकूंगी। लेकिन अचानक उनकी नज़रों में मैं बस एक बोझ बन गई थी, निर्णायक भोजन। अगली सुबह मैंने न तो डांटा और ना ही गिड़गिड़ाया। मैंने बस राहुल को फ़ोन किया, आज रात पूरा परिवार रात के खाने के लिए घर आएगा, माँ को कुछ साफ साफ कहना है। वह भोजन घुटन भरा था। राहुल शर्मिंदा था। मीरा ने यह सोचकर टाल दिया कि मैं नरम पड़ जाऊंगी। मैंने प्याला नीचे रखा और धीरे धीरे इस घर को बनाने में लगे सालों के बारे में, राहुल की परवरिश के लिए रात भर जागने के बारे में, अपने परिवार और अपने प्यार और विश्वास के बारे में बताया। मैं ना तो चिल्लाई ना रोई, बस एक बुजुर्ग की धीमी आवाज़ में कहानी सुनाई, जैसे अपने बच्चे के सामने यादों की ईंटें रख रही हो। फिर मैंने एक लिफाफा निकाला, वो हस्तलिखित वसीयत जो मैंने और मेरे पति ने पहले लिखी थी। उसमें माँ साफ लिखा था, यह घर मेरे पति और मेरी संपत्ति है, लेकिन अगर हमारे बच्चे और नाती पोती किसी की सम्मान नहीं करते तो मालिकाना हक किसी चैरिटी को दे दूंगी या किसी व्यक्ति को दे दूंगी। मुश्किल वक्त में सचमुच मेरा साथ दे। राहुल ने ऊपर देखा, उसका चेहरा लाल हो गया। मीरा दंग रह गई। मैंने वसीयत का इस्तेमाल धमकी देने के लिए नहीं किया था। मैंने बस इस सीमा तय की थी कि उन्हें विकल्प दिया जाए। बच्चे बच्चे बिना सिर्फ वारिस नहीं है, शांति पाने के लिए जाना। अगले दिन मैंने उनके फैसले का इंतज़ार नहीं किया। मैंने एक छोटा सा बैग पैक किया, कुछ कपड़े, पुरानी तस्वीरें और अपनी डायरी रख ली। मैं कमला के घर गई, वहीं पड़ोसी जिसने मेरे पति के अस्पताल में रहने के दौरान कई बार मेरे लिए दलिया बनाया था। मैंने बस इतना कहा, अगर आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ तो मैं शांति से रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लूँगी। मेरे प्रस्थान की खबर पूरे मोहल्ले में तेज़ी से फैल गई। कुछ लोग मिलने आए, कुछ ने पूछा, कई तो उन दिनों को याद करके रुंध गए जब मैंने उन्हें कई चीज़ें उधार दी थी। खाना बांट कर खाया। एक चचेरी बहन जो राजस्थान के एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी, फ़ोन किया, आंटी अगर आप नहीं चाहती तो नर्सिंग होम मत जाइए, वहाँ बुजुर्गों के लिए साझा आवास है, आपके दोस्त होंगे, रोज़मर्रा की गतिविधियाँ होंगी, अगर आपको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आपको वहाँ ले जाऊँगी। देर से पछतावा। सबके स्नेह के आगे राहुल को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ, माँ का प्यार बेचने की चीज़ नहीं है, पैसे से
कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन पूरे मोहल्ले की उसके लिए स्नेह भरी निगाहें नहीं खरीदी जा सकती। वह घर आया, मेरे सामने बैठा। कई दिनों में पहली बार मुझे ऐसे देखा जैसे उससे अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करने का हक हो। माँ और पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा दिया है। घर बेचने के बारे में सोचता गलत था। मुझे माफ़ करना मीरा, और मैं तुम्हारे ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मीरा ने चुपचाप से झुका लिया, उसकी आंखें उलझन में थी। मैंने सुना है जल्दबाजी में खुश नहीं थी, क्योंकि बिना कार्रवाई के माफ़ी भी गायब हो जाती है। मैंने साफ साफ कहा, माँ तुम्हें 6 महीने का समय देती है। अगर इन 6 महीनों में तुम मेरा ख्याल रखने का अपना वादा नहीं निभाओगे तो माँ वसीयतनामा लिखवाएंगी और चैरिटी को सौंप देंगे और चली जाएंगी। सड़क के अंत में रोशनी। उसके बाद राहुल ने मेरे पसंदीदा व्यंजन बनाने का अभ्यास किया। मीरा ने अपने काम से घर जल्दी आने का इंतज़ाम किया। उन्होंने मुझे पूजा स्थल साफ करने पर और पिछवाड़े में झाड़ू लगाने में मदद की। धीरे धीरे दोपहर की चाय और पुरानी कहानियों से खाली जगह भर गई। मुझे पता है यह बदलाव ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम उन्होंने एक सबक तो सीखा। माँ कोई अतिरिक्त व्यक्ति नहीं है, बल्कि घर की आत्मा है। 80 साल की उम्र में मुझे अब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे समझे, प्यार को पैसों से नहीं नापा जा सकता, ना ही उसे जायदाद से बदला जा सकता है। भाग दो। 6 महीने बीत गए। एक 80 वर्षीय महिला का अंतिम निर्णय। 6 महीने की चुनौती। जिस दिन उसने 6 महीने की समय सीमा दी, राहुल और मीरा दोनों ने हालांकि थोड़ा असहज होकर सिर हिलाया। उसके बाद से जयपुर के उस छोटे से घर का माहौल कुछ बदल गया। शुरू में राहुल ने कोशिश की, वह जल्दी उठता, खुद बाजार जाता, अपनी माँ की पसंदीदा चावल खरीदता और एक साधारण सब्जी बनाने का अभ्यास करता। मीरा भी ज़्यादा सावधान रहने लगी। दोपहर में जल्दी घर आ जाती, माँ के साथ बैठकर मसाला चाय पीती। एक दिन उन्होंने उसे मानसागर झील के किनारे टहलने के लिए भी बुलाया, जहाँ वह और उसके पति बचपन में बैठकर सूर्यास्त देखा करते थे। उन दिनों उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उस शांतिपूर्ण बुढ़ापे को फिर से जी रही है जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन फिर जिंदगी उतनी आसान नहीं रही जितनी वादा किया गया था। राहुल का काम और भी तनावपूर्ण होता गया। असफल प्रोजेक्ट ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था और वह अपनी माँ को से कम बात करता था। मीरा कंपनी में व्यस्त रहती थी, अक्सर देर से घर आती थी। कई रातें ऐसी भी थी जब वह अकेले खाना खाती थी, चुपचाप अपने बेटे और बहू की खाली कुर्सियों को देखती रहती थी। उन्होंने उसे दोस्त नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी नोटबुक में लिख दिया, दिन 83, अकेले खाना, दिन 127। राहुल घर नहीं आया। मीरा चुपचाप खाने का डिब्बा मेज पर रख कर सो गई। नाजुक उम्मीद। कभी कभी राहुल को याद रहता था कि वह उसके लिए किताब खरीद ले आए, उसकी सेहत के बारे में पूछ ले। इन छोटी छोटी बातों से वह बेचैन हो जाती थी। शायद मेरा बेटा अब भी अपनी माँ से प्यार करता है, बस इतना ही काफ़ी नहीं है। एक रात वह अपने पति की वेदी के सामने बैठी धीरे से प्रार्थना कर रही थी, प्रिय मुझे क्या करना चाहिए? रुक कर उम्मीद बनाए रखूं या चली जाऊं ताकि बोझ न बन जाऊं? मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो कोई जवाब ना दे रही हो। 180 दिन। उस दिन उसने राहुल और मीरा को बैठने के लिए बुलाया, ठीक वैसे ही जैसे उसने 6 महीने पहले किया था। मेज पर वही जाना पहचाना वसीयत का लिफाफा रखा था। उसने शांति से कहा, आज 6 महीने हो गए हैं। मैं उन पलों के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जब आपने कोशिश की, लेकिन मैं यह भी साफ देख रही हूँ आपका प्यार आपके बुजुर्ग माता पिता के खालीपन को भरने के लिए काफ़ी नहीं है। मैं आपको दोष नहीं देती, क्योंकि हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है, लेकिन मैं अपना बाकी जीवन बोझ समझे जाने के डर से नहीं जी सकती। राहुल ने सिर झुका लिया, उसके हाथ काँप रहे थे। माँ, मैं व्यस्त हूँ, लेकिन मैं आपको कभी नहीं खोना चाहता। पर्याप्त माँ समय ना दे पाना मेरी गलती थी। मीरा ने भी फुसफुसाते हुए कहा, माफ़ करना माँ। उसने दोनों की तरफ देखा, एक हल्की सी मुस्कान, लेकिन दृढ़ नज़र से। माफ़ी काफ़ी नहीं है, मुझे शांति चाहिए। कल से मैं यह घर छोड़ दूंगी। वसीयत में लिखे अनुसार यह घर किसी का नहीं बल्कि कृष्ण मंदिर के दान कोष का होगा। यह आपके माता पिता की लंबे समय से इच्छा रही है। जाने का फैसला करते हुए अगली सुबह उसने एक साधारण सफ़ेद साड़ी पहनी और एक छोटा सा बैग उठाया। उसमें कुछ कपड़े, पारिवारिक तस्वीरें और वह डायरी थी जो उसने अपने पति के निधन के बाद लिखी थी। वह कुछ सोना चांदी नहीं सिर्फ अपनी यादें लेकर आई थी। वह बिना पीछे देख गेट से बाहर चली गई। उसके आसपास के पड़ोसी उसे विदा करने दौड़े। कुछ ने उसे सब्जियों की टोकरियां दी तो कुछ ने
उसके हाथों में चपाती के पैकेट थमा दिए। उसकी एक चचेरी बहन जो राजस्थान के एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी ने उसके लिए एक वृद्धाश्रम में रहने का इंतज़ाम किया था। वहाँ उसके पास अपनी उम्र के दोस्त, रोज़मर्रा की गतिविधियाँ और बात करने के लिए कोई होगा। राहुल आंगन में खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसके पीछे भागे। वह जानता था कि वह पिछले कुछ महीनों में उसने अपना एकमात्र मौका गंवा दिया था। आखिरी शब्द उस शाम वह अपने नए कमरे की खिड़की के पास बैठी पास के मंदिर से कीर्तन की आवाज़ सुन रही थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, नए घर में पहला दिन। अब मैं बोझ नहीं रही। मैं अपना बाकी जीवन शांति से एक इंसान के रूप में प्यार और सम्मान पाने के अधिकार के साथ जीऊंगी। बाहर जयपुर में अभी भी शोर था, लेकिन उसके दिल में एक शांत आकाश खुल